हम यूजीसी नेट, पीजीडी इकोनॉमिक्स, असिस्टेंट प्रोफेसर, सीयूईटी पीजी इकोनॉमिक्स, एमए इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स ऑनर्स जैसे 250 से भी अधिक कोर्स अपनी एप्लीकेशन महाविद्या इकोनॉमिक्स के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराते हैं। आपको हमारी एप्लीकेशन में वीडियो कोर्स के अलावा टेस्ट सीरीज, पीडीएफ नोट्स, हार्ड कॉपी नोट्स भी मिलेंगे। तो दोस्तों, हम आपके लिए मुद्रास्फीति का जो चैप्टर शुरू करा रहे हैं उसमें हम अगली वीडियो पर आ गए और इस वीडियो में हम आपको 3 टॉपिक कवर कराने वाले हैं। एक तो मांग प्रेरित स्फीति, लागत प्रेरित स्फीति, लागत जन्य स्फीति और मुद्रास्फीति को किस तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है। तो अगर आप ये वीडियो YouTube के माध्यम से देख रहे हैं तो हम आपको स्टार्ट करा रहे हैं मांग प्रेरित स्फीति, और एप्लीकेशन के माध्यम से तो आपको पूरी की पूरी वीडियो मिल ही जाएगी। तो आप हमारी एप्लीकेशन महाविद्या इकोनॉमिक्स इसको जरूर डाउनलोड कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि मांग प्रेरित स्फीति क्या होती है। मांग प्रेरित स्फीति का मतलब होता है जब चालू कीमतों पर कुल मांग कुल पूर्ति से अधिक होती है, यानी कि अर्थव्यवस्था में जब एग्रीगेट डिमांड का लेवल जो है वो ज़्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से, तो उस स्थिति में अगर हम कीमतें जो हैं वो लगातार बढ़ने की टेंडेंसी प्रवृत्ति पाई जाती है। इसी प्रवृत्ति को बच्चों बोलते हैं मांग प्रेरित स्फीति, यानी कि जो मांग में वृद्धि है वो प्रेरित कर रही है स्फीति को। तो इस बारे में बच्चों कई लोगों के अलग अलग विचार हैं जिसके बारे में हम डिटेल में करेंगे, और हम ये भी समझेंगे कि किस तरीके से मुद्रावादी अर्थशास्त्रियों ने और केंद्रीय अर्थशास्त्रियों ने स्फीति के अलग अलग कारणों की व्याख्या की, वो हम अलग वीडियो में पढ़ेंगे। तो फिलहाल मैं आपको बता देता हूं कि देखिए हम 3 यहाँ पे एक रेंज मान के चल रहे हैं। जैसे सबसे पहले हम मान लेते हैं ये हमारी एग्रीगेट सप्लाई कर्व है और ये एग्रीगेट सप्लाई कर्व है। दूसरा हम मान लेते हैं ये हमारा एग्रीगेट सप्लाई कर्व है और तीसरा हम मान लेते हैं ये एग्रीगेट सप्लाई कर्व है। अब तीनों में क्या अंतर है, क्या क्या कौन कौन सी परिस्थितियां हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले की, यानी कि इस स्थिति में जो पूर्ति है वो पूर्णतः लोचदार है। इसका क्या मतलब है बच्चों, ये जो है ये मंदी की स्थिति को दिखाता है, मंदी की स्थिति को दिखा रहा है। इसको केंजियन सामूहिक पूर्ति भी आप कह सकते हो, यानी कि केंज ने ऐसी स्थिति की कल्पना की जहां पर अर्थव्यवस्था में महामंदी फैली हुई है, हर तरफ निराशा का माहौल है, और उस स्थिति में जो एग्रीगेट डिमांड है अगर वो बढ़ती है तो इस स्थिति में पूर्ति में जितना चाहे उतना वृद्धि करना पॉसिबल है। यानी कि अर्थव्यवस्था में इस तरीके की स्थिति को हम बोलते हैं केंजियन रेंज बोलते हैं। ठीक है, केंजियन रेंज एग्रीगेट सप्लाई या केंजियन सामूहिक पूर्ति वक्र भी बोलते हैं, यानी कि ये जो है एएस ये केंज का सामूहिक पूर्ति वक्र है। सामान्यतः सामान्य जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है वो पॉजिटिव होता है, जो बताता है देखिए ये एक्स एक्सिस पे जो है वाई एक्सिस पे कीमत है सभी डायग्राम में, और नीचे जो है वो रोजगार का स्तर है या उत्पादन का स्तर आप बोल सकते हो, उत्पादन या रोजगार। तो यहां पर हम बता रहे हैं कि जैसे जैसे हमारा कीमतें बढ़ती है वैसे वैसे उत्पादन की मात्रा में वृद्धि होती है। तो ये हमारा मध्यवर्ती रेंज कह सकते हो या सामान्य एग्रीगेट सप्लाई कर्व कह सकते हो, जो कि पूर्ति वक्र जो है वो धनात्मक ढाल का होता है। ये जो स्थिति है ये है हमारी क्लासिकल यानी कि परंपरावादी अर्थशास्त्री, परंपरावादी अर्थशास्त्री। परंपरावादी अर्थशास्त्री जो थे वो एग्रीगेट सप्लाई को इस तरीके का मान के चलते थे। उनका ये मानना था कि अर्थव्यवस्था में जो ये स्थिति है ये पूर्ण रोजगार को प्राप्त कर चुकी है, और एक बार जब पूर्ण रोजगार को प्राप्त हो जाता है तो उस स्थिति में हमारे को उत्पादन में वृद्धि करना संभव नहीं है, यानी कि वो पूर्ण रोजगार को एक सामान्य दशा मान के चलते थे। अब देखिए किसी भी वस्तु की जो कीमत है, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स इक्विलिब्रियम है वो तब होता है जब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर हो। तो मैं यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड को बना देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये हमारी एग्रीगेट डिमांड है जो कि डाउनवर्ड है कीमत से, और इसका नेगेटिव रिलेशन है। तो ये है हमारा पॉइंट ए, ये हमारा एग्रीगेट डिमांड है, ये हमारा आउटपुट का लेवल है जिसको कि हम एल स्टार बोल देते हैं रोजगार का स्तर के लिए, स्टार नहीं बोल रहे एल बोल देते हैं, और ये हमारा कीमत स्तर है P0। इसी तरीके से मान लीजिए ये हमारा एग्रीगेट डिमांड है और ये हमारा है। अब देखिए एग्रीगेट डिमांड में वृद्धि होती है। अब एग्रीगेट डिमांड में वृद्धि के कारण जो मौद्रिक अर्थशास्त्री है वो मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि मानते थे, और जो केंज है वो उन्होंने माना कि मुद्रा की पूर्ति के साथ साथ जो इंटरेस्ट रेट है वो मुद्रा की मांग के थ्रू एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाने की बात कर रहे थे। तो फिलहाल मैं आपको बता देता हूं कि अगर एग्रीगेट डिमांड में वृद्धि होती है बच्चों, तो अगर आप क्लासिकल रेंज की केंजियन की बात करो तो केंज के हिसाब से कीमत में वृद्धि नहीं होगी और केवल आपका उत्पादन ही बढ़ेगा। लेकिन अगर आप इंटरमीडिएट रेंज में हो
तो इस स्थिति में आपकी कीमत और उत्पादन में दोनों में वृद्धि होगी। और अगर आप पूर्ण रोजगार की स्थिति को प्राप्त कर चुके हो और एग्रीगेट डिमांड बढ़ता है तो आपकी कीमतें बढ़ेगी। तो इसका मतलब ये देखिए, दोनों कंडीशन में आपको स्थिति को दिखाया जा रहा है। इसको आंशिक स्थिति बोलते हैं, आंशिक स्थिति। इसको इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में पूर्ण स्थिति बोलते हैं। ये केन्ज ने इन दोनों में अंतर बताया। यानी कि एक अर्थव्यवस्था में अगर मान लीजिए मंदी है, जैसे यहां पे दिखाया हुआ है मंदी की स्थिति है, यदि अर्थव्यवस्था में मंदी व्याप्त है और एग्रीगेट डिमांड में वृद्धि होती है तो कीमतें नहीं बढ़ेंगी। मांग प्रेरित स्थिति में दोनों कंडीशन में पॉसिबल है। यानी कि जब इंटरमीडिएट रेंज है, जब एएस बढ़ता हुआ है, उस स्थिति में अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है तो डेफिनेटली कीमतें बढ़ेंगी और उत्पादन में भी वृद्धि होगी, जिसको कि केन्ज ने आंशिक स्थिति कहा। अगर हम पूर्ण रोजगार की स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं, जैसा कि परंपरावादी अर्थशास्त्रियों ने बताया, उस स्थिति में अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है तो कीमतें भी बढ़ेंगी। जब कीमतें बढ़ेंगी तो इसको, कीमतें बढ़ने को ही हम बोलते हैं बच्चों पूर्ण स्थिति। तो मैं तीनों का डायग्राम एक साथ भी आपको बना देता हूं, जाके आपको कंसेप्चुअली मजबूत हो जाए। ये हमारा है एक रेंज है जिसको हम ए तक बोल देते हैं। ए से बी तक हमारा एग्रीगेट सप्लाई पॉजिटिव है और बी के बाद ये एग्रीगेट सप्लाई है वो कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ पे देखिए आपको एक स्तर मिल रहा है पूर्ण रोजगार का। ठीक है बच्चों, अब पूर्ण रोजगार के स्तर मिल रहा है। मान लीजिए ये हमारी एग्रीगेट डिमांड है जो कि AD 0 है और AD 1 A तक आ जाती है। तो आप देख पा रहे हैं बेटा कि किसी भी तरीके से जो रोजगार का स्तर है वो तो बढ़ रहा है, लेकिन कीमत स्तर जो है वो सेम है, उसमें किसी भी तरीके से चेंज नहीं हुआ है। लेकिन इस रेंज से इस रेंज तक, आप B पॉइंट तक, आपको रोजगार भी बढ़ेगा और कीमतें भी बढ़ेंगी, दोनों ही वृद्धि होगी अगर A से B के बीच में कहीं पे भी टच करते हो। लेकिन B के बाद आपकी केवल और केवल कीमतें बढ़ेंगी, उत्पादन में किसी प्रकार की वृद्धि देखने को नहीं मिलेगी। तो बच्चों ये है हमारी मांग जन्य स्फीति। मांग जन्य स्फीति का मतलब क्या हुआ, सिंपल शब्दों में अगर हम कहें तो मांग की कारण, यानी कि मांग में वृद्धि के कारण जो कीमतें बढ़ रही हैं उसकी वजह से स्फीति। लेकिन मांग में वृद्धि से कीमतें क्यों बढ़ती हैं, हमें उत्पादन पे भी ध्यान देना पड़ेगा, पूर्ति पे भी ध्यान देना पड़ेगा। तो अगर हमारी पूर्ति पूर्णतः लोचदार है, इसका मतलब जितनी मांग बढ़ी उतनी ही पूर्ति को बढ़ाना संभव है। तो इस स्थिति की वजह से कीमतें नहीं बढ़ेंगी। लेकिन अगर अर्थव्यवस्था में बीच की रेंज आ जाती है, यानी कि इंटरमीडिएट रेंज आ जाती है, तो इस केस में अगर एग्रीगेट सप्लाई पॉजिटिव है तो इसका मतलब कीमतें बढ़ेंगी। कीमत बढ़ने के साथ साथ आपकी मांग बढ़ेगी, मांग बढ़ने के साथ साथ कीमतें भी बढ़ेंगी, उत्पादन दोनों में वृद्धि होगी। लेकिन अगर एक बार आप पूर्ण रोजगार के स्तर को प्राप्त कर लेते हो, तब उस स्थिति में अगर मांग बढ़ती है तो किसी भी प्रकार से उत्पादन नहीं बढ़ेगा, केवल कीमतें बढ़ेंगी। तो इसको बोलते हैं बच्चों इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में मांग प्रेरित स्फीति। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको यहाँ पे कुछ कारण भी बता देता हूँ। देखिए कारण कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा तरीका है। अगर हम टेक्निकल भाषा में समझें तो एग्रीगेट डिमांड जो होता है वो C + I + G + NX का योग है। ये हमारे NS का योग है। यानी कि अगर हमारी अर्थव्यवस्था में ओवरऑल एग्रीगेट डिमांड लेवल को बढ़ाना है तो आपको इन चारों फैक्टर में से किसी एक फैक्टर में या सारे फैक्टरों में या किसी दो फैक्टर में वृद्धि करनी होगी। अब ये जो है, जैसे इंटरेस्ट रेट जो है, ये किस किस से प्रभावित होता है, इंटरेस्ट रेट प्रभावित होता है, इन्वेस्टमेंट प्रभावित होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट से। ठीक है, इसी तरीके से जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है वो प्रभावित होता है ट्रांसफर रेवेन्यू से, टैक्स से और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से। ठीक है, ये जो है NX नेट एक्सपोर्ट, ये प्रभावित होता है विदेशियों की आय से, विदेशी GDP से। इसी तरीके से जो कंजम्पशन का लेवल है ये डिपेंड करता है आय पर, जनसंख्या पर। तो ये सारे के सारे फैक्टर है बच्चों जो एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाएंगे। जैसे मान लीजिए सार्वजनिक व्यय वृद्धि, तो अगर मान लीजिए गवर्नमेंट क्या है, विस्तारवादी राजकोषीय नीति अपनाती है, ज़्यादा मात्रा में पुल बनाती है, रोड बनाती है, सड़कें बनाती है, ज़्यादा एक्सपेंडिचर करती है पब्लिक डेवलपमेंट पर, या लोगों को वृद्धावस्था पेंशन देती है, मतलब पब्लिक एक्सपेंडिचर में वृद्धि करती है। तो जैसे ही आप G को बढ़ाओगे तो ओवरऑल जो G बढ़ने से आपको देखने को मिलेगा कि जो एग्रीगेट डिमांड का लेवल है वो भी बढ़ जाएगा। और इसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से अब डिपेंड करता है कि आप किस रेंज में हो, तीनों में से किस रेंज में हो, लेकिन नॉर्मली ये देखा जाता है कि एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से कीमतें बढ़ जाती हैं। घाटे की वित्तीय व्यवस्था बच्चों, घाटे की वित्तीय व्यवस्था का मतलब है कि सरकार जो है वो पब्लिक एक्सपेंडिचर ज़्यादा कर रही है, गवर्नमेंट की इनकम कम है। अब इस घाटे को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, मनी की सप्लाई को बढ़ा देती है। अब जैसी मनी की सप्लाई बढ़ती है, हम ऑलरेडी परिमाण सिद्धांत सीख चुके हैं, और इसके अलावा बच्चों, इसके अलावा मनी की सप्लाई बढ़ने से एग्रीगेट डिमांड का लेवल जो है वो बढ़ेगा और इसकी वजह से ओवरऑल जो है
वो आपको कीमतें बढ़ने की प्रवृत्ति पाई जाएगी। इसके अलावा बच्चों एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, सस्ती साख मौद्रिक नीति। अब मौद्रिक नीति का मतलब बैंक दर से है, बैंक दर है, खुले बाजार की क्रियाएं हैं और भी हैं। अगर इनमें मान लीजिए बैंक दर में कमी करती है तो बैंक दर में कमी करने से क्या होगा, अब आपको ज़्यादा सस्ता ब्याज मिलेगा, लोग ज़्यादा उधार खरीदेंगे, टीवी खरीदेंगे, फ्रिज खरीदेंगे, एसी खरीदेंगे, उधार ले लेके खरीदेंगे और इस सब का परिणाम ये होगा बच्चों कि जो एग्रीगेट डिमांड का लेवल है वो बढ़ेगा। इसके अलावा अगर लोगों की खर्च करने की योग्य आय में वृद्धि होती है, अगर लोगों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाती है, लोगों के पास इतनी इनकम आ जाती है कि वो वस्तुओं को खर्च कर सके, खरीद सकें, तो उसकी वजह से भी बच्चों एग्रीगेट डिमांड का लेवल बढ़ता है। और आपने अर्थव्यवस्था में देखा होगा कि जब एग्रीगेट डिमांड, जब लोगों के पास ज़्यादा पैसा आ जाएगा तो वो ज़्यादा खर्च करेंगे, ठीक है। इसके अलावा बच्चों काला धन, देखिए ब्लैक मनी जो है हमारी, अगर अर्थव्यवस्था की बात करें तो अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ी मात्रा में ब्लैक मनी होती है जिसको गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर पाती है। तो ब्लैक मनी से क्या होता है, ओवरऑल एग्रीगेट डिमांड का लेवल बढ़ जाता है जिसका कि अंदाजा सरकार को भी नहीं होता। अब मान लीजिए फ्लैट की कीमतें, मकान की कीमतें क्यों बढ़ रही, क्योंकि लोगों के पास ब्लैक मनी जो थी वो उन्होंने मकान खरीदने में, हालांकि सबने ऐसा नहीं किया होगा लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने मकान को ब्लैक मनी का यूज़ किया, तो मकान की कीमतों में आप बहुत तेज़ी से बढ़ती देखने को मिलेगी। तो ये वजह होती है कीमत बढ़ने की भी। इसके अलावा बच्चों निवेश में वृद्धि, देखिए जब ब्याज की दर बहुत नीची होती है और या लाभ की प्रेरणा ज़्यादा होती है, जैसे मान लीजिए माहौल इस तरीके का है, तेजी का माहौल है जिसमें लाभ की संभावनाएं ज़्यादा हैं, तो जो निवेशक है वो भी लाभ से प्रेरित होकर ज़्यादा निवेश करेगा। जब वो ज़्यादा निवेश करेगा तो डेफिनेटली जो एग्रीगेट डिमांड का लेवल है उसमें वृद्धि देखने को मिलेगी। इसके अलावा बच्चों अगर गवर्नमेंट जो है वो करों में कमी करती है, टैक्स में कमी करती है, तो टैक्स में कमी करने से जो लोगों के पास ज़्यादा पैसे बचेंगे तो वो ज़्यादा वस्तु खरीदेंगे तो एग्रीगेट डिमांड का लेवल बढ़ेगा। इसके अलावा बच्चों जनसंख्या में वृद्धि, देखिए जनसंख्या की जो वृद्धि है, जनसंख्या का आकार है, जनसंख्या की जो बनावट है, वो सब हमारी उपभोग को प्रभावित करती हैं। अगर जनसंख्या में वृद्धि होती है तो डेफिनेटली अब आपको पहले से ज़्यादा वस्तुओं की ज़रूरत पड़ेगी। जब आपको ज़रूरत पड़ेगी पहले से ज़्यादा वस्तुओं की, यानी कि डिमांड में वृद्धि हुई, लेकिन अगर वस्तु की उपलब्धता उतनी नहीं है जितनी डिमांड में वृद्धि हुई, तो कीमतों में वृद्धि देखने की टेंडेंसी अर्थव्यवस्था में पाई जाएगी। यानी कि अर्थव्यवस्था में कीमतें इसलिए बढ़ रही हैं क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है। इसके अलावा बच्चों निर्यात में वृद्धि, देखिए निर्यात में वृद्धि का मतलब है जब विदेशी जीडीपी में वृद्धि होती है तो वो हमसे ज़्यादा वस्तु खरीदेंगे। जब हमारा निर्यात बढ़ेगा तो इससे क्या होगा बच्चों, जब हमारा निर्यात बढ़ेगा तो हमारे पास जो वस्तु की उपलब्धता है देश के अंदर वो कम हो जाएगी, और जब देश के अंदर वस्तु की उपलब्धता कम हो जाएगी तो कीमतें बढ़ने की प्रवृत्ति पाई जाएगी। तो बच्चों ओवरऑल कहने का मतलब ये है, अगर मैं इसको इन शॉर्ट बोलूँ तो बच्चों ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि मांग प्रेरित स्थिति जो है वो होती है जिसमें कीमतें बढ़ती हैं और कीमतें बढ़ने की वजह मांग में वृद्धि होता है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हर परिस्थिति में मांग बढ़ने से कीमतें नहीं बढ़ती, केवल तभी मांग बढ़ने से कीमतें बढ़ती हैं जब उतनी सप्लाई करना पॉसिबल ना हो जितनी की मांग बढ़ी है। इसीलिए हमने कहा बच्चों कि मांग प्रेरित स्थिति तब उत्पन्न होती है जब चालू कीमतों पर कुल मांग कुल पूर्ति से अधिक हो। तो बच्चों ये है पूरा का पूरा कंसेप्ट। तो बच्चों अगर आपने हमारी ऐप डाउनलोड नहीं किया तो आप ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप में हमारी विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल ऐप है, वहाँ पर आपको सारी की सारी वीडियो सिस्टमेटिकल ऑर्डर में मिलेंगी। इसका मतलब सिंपल सा ये हुआ कि आपको वहाँ पे पीडीएफ नोट, टेस्ट सीरीज सब कुछ वहाँ पे अवेलेबल है। आप चाहे यूजी में हो, पीजी में हो, यूजीसी नेट में हो, इसके अलावा आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो तमाम तरीके के कोर्सेज, असिस्टेंट प्रोफेसर के कोर्सेज वहाँ पर हैं, तमाम तरीके के कोर्सेज हमने वहाँ पे बनाए हुए हैं बच्चों। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चल गया होगा। अगली वीडियो में हम बात करेंगे लागत प्रेरित स्फीति की और समझेंगे कि आखिरकार लागत जन्य स्फीति क्या होती है और किस वजह से लागत जन्य स्फीति उत्पन्न होती है। तो इस वीडियो में तो मैं आपको इतना ही करा रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कंसेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।